नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मेट्रो न्यूज़ के सभी नाज़रीन हाज़रीन सामईन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ ही साथ हमारी मेट्रो न्यूज़ की रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान में आप सभी को खुशामदीद। और मैं हूँ मुख्तार अहमद। जैसे कि आसान रमज़ान की ट्रांसमिशन जारी और सारी, और अब हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। तीसरे अशरे का आज अब हम 22वीं सहरी की जाने बढ़ेंगे। 21 रमज़ान गुजर चुके हैं और ये वक्त इसी तरह गुजरते चला जाएगा। नेकियों का ये जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन ऐसा लगता है जब नेकी करने के लिए जा रहे हैं तो ये वक्त इतना छोटा सा लग रहा है और इतनी जल्दी जो है ना वो गुजर जा रहा है। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मुफ्ती नईम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किरत से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। किरत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब दरख्वास्त करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साबरी से नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है। जहाँ आपकी हुर्मत पे लौटाने के लिए है। जहाँ की हुर्मत पे लौटाने के लिए है। पैगाम सुनाती है यही आयत ही। पैगाम सुनाती है यही आयत ही। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम। हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम। जब उनका करम सारे ज़माने के लिए है। जब उनका करम सारे घराने के लिए है। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है।
सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है, ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है। दिल फतेह सरकार बसाने के लिए है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह मोहम्मद ज़ैद साबरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का फॉर्मेट आज थोड़ा सा चेंज होगा। किचन में आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगी। बाकी प्रोग्राम जो हमारा फॉर्मेट होता है वैसे ही रहेगा, बयान भी होगा, मेहमानान ग्रामी से भी आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे अपने स्पॉन्सर्स का। बिल्कुल जी, शुक्रिया अदा करेंगे HA बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका डॉक्टर सोसाइटी एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें 120 और 200 गज के प्लॉट्स आप ले सकते हैं और एक अच्छे माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरीके से रूह ज़मज़म का शुक्रिया अदा करेंगे। अर्शे इंडस्ट्री का ये मशरूब है और सबसे ख़ास बात यह कि इसमें आब ज़मज़म है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे जो अटायर मैंने इस वक्त वेयर किया हुआ है फवाद सिद्दीकी का है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से आशा इरफान जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ ताउन कर रही हैं। और ख़ास करके हुरा टेक्नोलॉजीज़ के नाम से एक कंपनी है जिसमें सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मार्केटिंग से लेकर और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स सेलिंग परचेजिंग के हवाले से भी काम कर रही है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया है जी। और मैं शुक्रिया अदा करूँगी, आज फिर अचानक से मेरी डिज़ाइनर चेंज हो गई। मेरे डिज़ाइनर जो है वो चेंज होते रहते हैं। आज बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनर ने ये ड्रेस जो है हमें दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन इनके पास मौजूद है। नाम है जी इनका तबस्सुम हारून, इनका इंस्टाग्राम जाकर चेक कीजिए। आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है, वेडिंग के हिसाब से भी, पार्टी वेयर भी और जैसा आप बनवाना चाहते हैं वैसा भी। और साथ ही साथ इंटरनेशनली अगर लोग इनको ऑर्डर देना चाहते हैं तो वो भी ये ज़बरदस्त, इस हवाले से भी इनका काम हो रहा है। साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे रफ़ाया शूज़ का, घर बैठे ऑनलाइन शूज़ हासिल करने के सबसे बेहतरीन मौका, rafaya.pakistan इनका इंस्टाग्राम हैंडल। और शुक्रिया अदा करेंगे एज यूजुअल रिवायत कुकिंग ऑयल, परसों की रिवायत आज का अंदाज और इसको नहीं भूलना है। साथ ही साथ रफिया ज्वेलर्स गोल्ड में और सिल्वर में ये काम करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन इनके पास भी मौजूद है। और अब आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है हम बयान पहले ले लेते हैं। बिल्कुल जी, और हम उस दिन एक बात कर रहे थे, जब हमने बात की थी शिर्क के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो उस दिन एक बात बड़ी अच्छी थी कि हमें अल्लाह को एक मानना चाहिए। तो मुफ्ती साहब से सवाल ये कि हम अल्लाह को तो एक मानते हैं लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिल्कुल ये हकीकत पर मबनी एक मौजू है और बहुत ही इंतहाई अहम है कि हम दावा तो करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। इस दावे में तो हम सबसे आगे हैं, लेकिन जब बात आती है अमल की और जब बात आती है कि हम अल्लाह के अहकामात को अपने जिस्म के ऊपर फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करें, लेकिन जब हम इस तरफ देखते तो हम इसमें बहुत पीछे नज़र आते। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इंसान से एक इंतहाई बहुत ही नरम अंदाज के साथ एक गिला किया है। पारा नंबर 30 सूरह इन्फितार आयत नंबर 6, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज़ ने आपको अपने रब से धोखे में डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतहाई नरम लहजे के साथ और बहुत ही दर्दमंदाना अंदाज में इंसान से एक शिकायत कर रहे हैं कि ए इंसान, वो रब जिसने इतनी नेमतें दी आपको, इंसान अपने जिस्म को ही देख ले। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते, वो रब ऐसा रब है अल्लज़ी खलक़का, जिसने आपको वजूद बख्शा, पैदा किया। इंसान बिल्कुल मादूम था, बिल्कुल उसका कोई वजूद नहीं, थोड़ा करीब कर लें ताकि आवाज बिल्कुल कोई वजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पैदा किया। पैदा करने के बाद अब ऐसा नहीं कि बस पैदा किया तो बेतरतीब नहीं, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका, दुरुस्त पैदा किया और मुतवाज़न करके पैदा किया। यानी ऐसा नहीं कि एक हाथ छोटा तो दूसरा बड़ा, ऐसा नहीं कि आंखें दो दी है तो एक छोटी दी है दूसरी बड़ी दी है, नहीं, सब कुछ बराबर मुतवाज़न अंदाज में पैदा किया।
अब जब इतनी सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दे दी, उसके बावजूद भी एक इंसान इन नेमतों को नज़रअंदाज करे और अल्लाह के बताए हुए अहकामात को नज़रअंदाज करे, दूसरे तरीके को अपनाए, तो मेरे ख्याल से ये हमारे तमाम इंसानियत के लिए एक ना खुशकिस्मती की बात तो नहीं है, हम इसको बदकिस्मती ही लेंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करें। रुजू कैसे करें? सवाल होता है कि हम अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करें। दो बुनियादी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि हम कुरान के अहकामात को सीखें। हम कुरान को तो पढ़ते हैं, ठीक है, उसके पढ़ने का भी दावा करते हैं, लेकिन कुरान हमसे क्या मुखातब हो रहा है, क्या हमें बता रहा है, कुरान के अहकामात क्या है, हमें माने का पता नहीं, मफहूम का पता नहीं। और हालांकि एक इंसान है, जो ये किताब इंसानों के, मुसलमानों के लिए ही, उसकी फ़वाइद के लिए, उसकी कामयाबी के लिए ही नाजिल हुई है। तो सबसे पहले तो हमारे ख्याल से हमें कुरान की बुनियादी तालीमात को सीखना है, उसके मफहूम को सीखना है। और दूसरी जो बुनियादी चीज़ है कि अल्लाह का कुर्ब हम हासिल करें, वो अल्लाह वालों के साथ बैठ कर हम हासिल करें। आज हमारी बदकिस्मती है कि हम अल्लाह वालों की महफिल से बहुत दूर चले जाते जा रहे हैं। तो ये दो बुनियादी चीज़ें हैं, कुरान के अहकामात सीखे और अल्लाह का कुर्ब हासिल करें अल्लाह वालों के साथ बैठकर। तो इंशाअल्लाह ये दो चीज़ों पर जब हम अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस दुनिया को भी बख्शिशों से नवाजेगा, कामरानियों से नवाजेगा, और उस दुनिया में हमारे लिए भलाइयाँ होगी इंशाअल्लाह ताला। आमीन। सुभान, बड़ी ज़बरदस्त बात की है मुफ्ती साहब ने कि अल्लाह वालों के साथ बैठे, सोहबत का बहुत फ़र्क बहुत जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी शख्सियत पर असर पड़ता है। हमने कहीं सुना है कि अगर आप फूलों की दुकान में जाएंगे तो आप फूल या परफ्यूम नहीं भी खरीदे निकलेंगे तो आपको खुशबू से ही आप मुअत्तर निकलेंगे वहाँ से। और ऐसे ही किसी बुरी जगह अगर आप जाते हैं जहाँ अच्छी स्मेल नहीं है तो वहाँ से आप चाहे कुछ ना करें, लेकिन जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो स्मेल आपके अंदर आ जाती है। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। चलिए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानानी गिरामी से तारुफ। बिल्कुल जी, और ये बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट होता है जिसमें हमारे साथ मेहमान गिरामी जुड़े हुए होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। इस वक्त नासिर रहीम लोधी साहब मौजूद हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर CEO HWS के राहिल अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हीमोफीलिया के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। बाकायदा आगाज़ कर दें? जी बिल्कुल। अच्छा जी, राहिल साहब, ज़ाहिर है हीमोफीलिया के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं और आप खुद भी मुतासिर हैं इस बीमारी से। किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दें? मेरे ख्याल पहले तो लोगों के लिए आसान कर दें कि ये डिजीज़ है क्या, किन लोगों को हो जाती है, ये ज़रा पहले बता दें। जी, सबसे पहले आपके प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया। और माह रमज़ान की बाबरकत महीने में आपने एक अपॉर्चुनिटी जनरेट की कि इस मर्ज़ की अवेयरनेस बहुत कम है और आपके प्लेटफॉर्म से आज मौका मिला है कि अवामुन्नास को इसके बारे में बताया जाए। हीमोफीलिया एक खून बहने का मर्ज़ है और ये पैदाइशी तौर पे होता है। और इसमें जो खून जमाने वाले अज्जा होते हैं वो पैदाइशी तौर पर अपनी डिफेक्ट के साथ अपनी लेवल में नहीं होते, जिसकी वजह से आम तौर पर जो आप लोगों को अंदरूनी या बैरूनी तौर पे कोई चोट लगती है तो जो खून आप लोगों का मुंजमद हो जाता है या क्लॉट हो जाता है, वो इस बीमारी में नहीं होता, वो रिश्ता रहता है। ये इंटरनली कोई ब्लीड हो रहा होता है, क्या है? जी, छोटी सी कट, खराश, मामूली सी चोट भी जानलेवा साबित होती है और ब्लीडिंग होती रहती है। अच्छा, इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को ना एक केमिस्ट्री की तरह बनाया है। और बहुत अच्छी बात की आपने कि एक मुतवाज़िन हमें ज़िंदगी दी है। तो इस निज़ाम में अगर कोई चीज़ थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है तो एक इम्पैक्ट वो क्रिएट करती है। तो हमारे जिस्म में क्योंकि खून जमाने वाला अज्जा जो है वो अपने लेवल में नहीं है, तो हमारा खून आपकी तरह जमता नहीं है। हमें छोटा सा पेपर कट भी लगेगा तो ब्लड जो है वो रिश्ता रहेगा। अब इसको इस तरह समझते हैं कि इंसानी जिस्म में 13 खून जमाने वाले अज्जा होते हैं, जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ये तमाम 13 क्लॉटिंग फैक्टर मिल के खून जमाने का अमल करते हैं। हमारी हीमोफीलिया में फैक्टर 8 यानी खून का अज्जा नंबर 9 यानी फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 और खून का अज्जा नंबर 8 यानी क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये बाय बर्थ ना होने की वजह से क्लॉट सिस्टम काम नहीं करता। अब इसके लिए ज़रूरी है कि ये बॉडी क्योंकि जनरेट नहीं कर रही है, डिफेक्टेड जीन के साथ है, प्रोटीन इसकी डिफेक्टेड है, कम है अपनी मिकदार में, तो क्लॉटिंग फैक्टर या आप लोग जो ब्लड देते हैं उससे ही प्रोटीन कशीद की जाती है। ठीक, तो ये बाय बर्थ होता है? जी, बाय बर्थ होती है और लॉन्ग लाइफ होती है। और ये एक रॉयल डिजीज़ है। ब्रिटिश और यूरोपियन रॉयल फैमिली से ये बीमारी जो चली थी 1864 के अंदर,
और अब तक इससे तकरीबन 4 लाख अफराद जो हैं वो मुतासरा आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसका ट्रीटमेंट इंतहाई महंगा है और अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या है तो मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँगा कि आपकी फैमिली में एक बच्चा है जिसका वज़न 20 किलो होगा, ठीक है, 7-8 साल का, तो इसका 1 साल का मेडिकल कितना आपको एक्सपेंस आता होगा? वही एंटीबायोटिक दे दी, कोई खांसी नज़ले की दवा दे दी, 1 साल में बहुत ज़्यादा। पर हीमोफीलिया में तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए सालाना खर्चा है। ओह माय गॉड। और ये मतलब अब एक तो एक सिचुएशन आपने बताई, खुदा ना खास्ता किसी को कट लग गया है तो फिर वो ब्लीडिंग होती है और फिर उसको रोकने के लिए आप ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर ये कट नहीं लग रहा है तब भी उसको ट्रीटमेंट चल रहा है? जी, इंटरनल ब्लीड उसको हो सकती है, उसको गम ब्लीड्स होती हैं और नज़ल ब्लीड्स होती हैं और वेट बेयरिंग जॉइंट सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आप लोग जैसे कि 50 मीटर भी चल लेते हैं तो हीमोफीलिया पेशेंट्स अगर 50 मीटर चलेंगे तो उनके जॉइंट ब्लीड कर सकते हैं इंटरनल, और ये बहुत पेनफुल कंडीशन है। चलिए और भी इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नासिर रहीम लोधी साहब मौजूद हैं। ज़ाहिर इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन फिर उसके बाद पॉलिटिशियन, तो पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन क्यों किया आपने? पहले ये तो इनसे ये पूछे कि बिजनेस में पहले आए थे कि सियासत में? पहले तो बिजनेस में। चलिए पहले तो बिजनेस में आया जी। ये हर बिजनेसमैन सियासत में आने को क्यों सोचता है सर, ये बताएं पहले। अच्छा, मेरा कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसको सियासत से कोई फायदा हो। मुझे बल्कि अपने क्लाइंट से छुपाना पड़ता है कि मैं सियासत भी करता हूं। आप समझ गए अगला सवाल क्या होगा, जल्दी से आपने जवाब कवर कर लिया। अच्छा ठीक। अच्छा, दूसरा इत्तेफाकन बाई इलेक्शन हुआ 2022 में, तो कुरंगी लांडी में मैं ऑलरेडी सोशल वर्क करता हूँ और काफ़ी बड़ी तादाद में मेरी बरादरी के लोग रहते हैं, लोधी बरादरी के, तो वहाँ ऑलरेडी हम एक NGO चला रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हम लोगों के लिए कर रहे होते हैं। तो बाई इलेक्शन 2022 16 जून 2022 में हुआ, तो उसमें मुझे पार्टी ने टिकट दिया, तो बरादरी ने मुझे फोर्स किया कि आप इलेक्शन लड़े, मैं बरादरी का चेयरमैन भी हूँ। तो वो NA का इलेक्शन मैंने लड़ा, NA 240 का, तो वहाँ से बस सियासत का आगाज हो गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्यों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो सियासी जमहूरी पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिसने न सिर्फ 73 का आइन दिया बल्कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एटमी प्रोग्राम का शुरू किया, फिर मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया, फिर सबसे बड़ा काम जो किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन का आइन के अंदर कानून पास करवाया। इससे बड़ी कोई खिदमत ही नहीं हो सकती। ये वो चीज़ें हैं जो कोई भी जी शऊर मुसलमान को राग़िब करती है ऐसे किसी शख्सियत की तरफ। दूसरा सबसे बड़ी जो खूबी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुहब्बे वतन है। जैसी भी मुश्किलात आई, जैसी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, कभी किसी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात नहीं की, कभी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुजाहरे नहीं किए, तोड़ फोड़ नहीं की। तो सबसे बड़ा एलिमेंट एक तो मुहब्बे वतन होना, इससे बड़ा एलिमेंट इस वक्त तो जो सबसे ज्यादा जरूरत है अगर इस मुल्क को, वो ये है कि हर शख्स पाकिस्तान का मुहब्बे वतन हो और अपने इदारों की रिस्पेक्ट करे। यही सबसे बड़ा इस वक्त मिशन है और सबसे बड़ी जरूरत है। जो मौजूदा हालात हैं इस मुल्क के, उसमें पाकिस्तान को मुत्तहद रखने की एक ही रीज़न है कि मुहब्बे वतन होना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ये सब सोशल वर्क करते करते और ये सियासत भी कंटिन्यू चल रहा है। देखिए सियासत भी जो है एक इबादत ही है और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो है इस पे कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। और नाज़रीन कराम, वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद मेट्रो 1 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान, और मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और अब हम क्या करने जा रहे हैं? आज किचन में ट्विस्ट आया है, एक चेंज है, खूबसूरत चेंज आया है। वैसे इतने दिनों से भी बहुत प्यारा जो चल रहा था सिलसिला वो भी बहुत प्यारा था, लेकिन एक और चेंज आया तो हम उसको भी खूबसूरत ही कहेंगे। क्या चेंज आया आप बताएं, मैं क्यों बताऊंगी। अच्छा जी बिल्कुल, इस वक्त हमें जो है लास्ट ईयर की तरह इस साल भी हमें वजिया ने ज्वाइन कर लिया है। वजिया जो कि शेफ हैं और मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे आप उनको देख रहे होंगे, तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम वजिया की जानिब बढ़ जाएं। वजिया, हम आपकी जानिब आना चाहते हैं, प्लीज हमें आपकी तवज्जो चाहिए। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसला मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसी दिख रही हूँ वैसी हूँ। अच्छा। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं
चना का पुलाव जो बहुत अलग बनेगा, डिफरेंट बनेगा, क्योंकि इसमें दीपक के मसाले डलेंगे। तो दीपक जहाँ होता है वहाँ से तो आला ही खुशबू आती है ना। ठीक हो गया। और जहाँ आती है हमारी मुश्किल, आजकल गैस का प्रॉब्लम, तो हमारी मुश्किल आसान किया एक्सपर्ट्स वालों ने। ठीक हो गया। हम उनकी हॉट प्लेट पे अपना जल्दी से पुलाव बनाएंगे और बहुत इजी और झटपट बनेगा। मुश्किल नहीं होती हॉट प्लेट पे खाना बनाना, बहुत आसानी से और जल्दी बनता है। ठीक हो गया। और साथ ही हम इसमें लगाएंगे बरसों की रिवायत और आज का अंदाज का तड़का। जबरदस्त। जब हमारे पास ऑयल आता है रिवायत का, तो उसमें आज का अंदाज का तड़का तो लगना ही चाहिए ना। बिल्कुल सही। हम हाफ कप इसमें डालेंगे, ये इतनी देर गर्म होगा। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जल्दी जल्दी। हमने बॉयल चने लिए, ठीक है, और हमने 1 जूलियन कट प्याज ली है, हरी मिर्चें ली हैं, कुछ गोला मिर्च लिए, सारे खड़े गरम मसाले लिए हैं। और इसमें मैं डालूंगी दीपक का मसाला, वाह, जो बहुत मुनफरिद और मज़े का होगा और पुलाव हो जाएगी हमारी आला आला। क्या बात है। ये हमारा पैन गरम हो गया, हमने इसमें डाली अपनी प्याज सारी। इसको अब जल्दी जल्दी हम बनाएंगे और ये गरम होगा। ये हमारा हॉट प्लेट गरम होने लग गई है। साथ ही हम इसमें अपने सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। अच्छा शेफ एक बात बताइए, रेसिपी तो आपने कहा कि जो झटपट है, तो हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम तक जो कि थोड़ा ही वक्त रह गया, ये बन जाएगी ना? फटाफट बनेगी, क्योंकि हमारे चने बॉयल हैं तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चावल दम देने। क्योंकि जरा सी प्याज हमारी नरम पड़ती है, क्योंकि हम ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। अगर हमने ज्यादा ब्राउन करी तो हमारे चावलों का रंग चेंज हो जाएगा। ओके, सही है। तो आप इसे सॉफ्ट रखें, व्हाइट कलर में रखें, ताकि आपकी पुलाव थोड़ी ऑफ वाइट ब्राउनी व्हाइट सी रहे, क्योंकि पुलाव बन रही है, बिरयानी नहीं बन रही। ठीक है अरसला? अरसला इस दफा तो खिलाओगी ना बना के? क्या बात है, चलिए जी। अच्छा जी, ये तो सिलसिला मेरे ख्याल से चलता रहेगा। हम बाद में इख्तिताम पे इस पे बात करेंगे, बहुत सीरियस टॉपिक है ये। आप अपना पुलाव बनाएं, हम थोड़ी देर बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल जी। और इस वक्त हम बढ़ेंगे मेहमान गिरामी की जानिब, और इस वक्त राहिल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। राहिल साहब, ज़ाहिर है होमोफीलिया के हवाले से हम बात कर रहे थे, और इंटरनेशनल लेवल पे हमने बहुत सारी बात की कि किस तरीके से बीमारी का जो है वो कहाँ से आई है। पाकिस्तान में कितने लोग मुतासर हैं अभी इससे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में हर बीमारी का ना देखें एक प्रेवलेंस होता है, एक फैलाव होता है, जिससे पता चले। जैसे आप कोविड के टाइम पे देखते थे कि आपके पास स्क्रीन पे फिगर्स चल रहे होते थे कि इतने अफेक्टेड और इतने रिकवर हो गए, तो इसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। तो दुनिया भर में इसका जो प्रेवलेंस है, हीमोफीलिया, खून बहने के अमराज जो 13 अमराज हैं इंक्लूडिंग हीमोफीलिया, उसी तरह पाकिस्तान में हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो इस वक्त तकरीबन 30,000 के करीब हीमोफीलिया सिर्फ फैक्टर 8 और 9 के हैं, और रेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर जो 13 का ही हैं। तो इन सबको अगर हम मिला लें तो इस वक्त जो इनकी तादाद तो ये पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1.5 लाख से ऊपर है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें, हमने सिंध के अंदर तो सिंध में 9,000 से ज़्यादा एंटीसिपेटेड पेशेंट्स मौजूद हैं, और अब तक हम जो अपने तौर पर रजिस्टर्ड कर पाए हैं वो 1400 पेशेंट कर पाए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है तो मुझे बताइएगा कि जो आप फाउंडर भी हैं, CEO हैं, जो कि HWSK, तो इसको ज़रा एलाबरेट कीजिएगा कि HWSK ये है क्या? देखें, HWSK मतलब हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची में है, और ये एक ऐसी फलाही इदारा है जो कि मरीज़ों और माँ बाप ने खुद बनाया। यानी कि जिस वक्त हम काम कर रहे थे इस बीमारी के ऊपर 25 साल पहले, तो उस वक्त कोई रिसोर्सेज या कोई इलाज की सहूलियात ना पब्लिक सेक्टर में थी, और प्राइवेट सेक्टर बहुत महंगा था। यानी कि एक दफ़ा एक पेरेंट या पेशेंट ने किसी तरह वो ब्लीड को कंट्रोल करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले भी लिया, तो अगले दिन फिर उसको एक मुख्तलिफ जगह पे ब्लीड हुई तो फिर हुआ। तो इस सूरत हाल के अंदर लोगों के घर, जेवर, गाड़ियाँ सब बिक जाती थी, और अगली सूरत फिर वही होती थी। तो फिर हमने अपने सर्वाइवल पे NGO बनाई, यानी कि ये फलाही इदारा एक पहले से तयशुदा या किसी फंडेड या किसी बिजनेसमैन या इन लोगों से जो उनके पास फंड्स होते हैं उससे वो फलाही काम करते हैं, ये उस तरह नहीं है। अच्छा। ये इन माँ बाप और मरीजों पर मुश्तमिल एक प्लेटफॉर्म है जो अपनी सर्वाइवल आपके तहत चल रहा है। जी, अपनी मदद आपके तहत, अपने सर्वाइवल पे हम काम कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी हम कर रहे हैं साथ साथ, और इस दफ़ा 1400 में से तकरीबन 28 पेशेंट गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में पहला इनिशिएट लिया था कि हेल्थ बजट में सिंध गवर्नमेंट ने लिया,
और वाकई सिंध गवर्नमेंट इस वक्त हेल्थ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो तकरीबन 25 साल बाद हमारी जिस गवर्नमेंट में सुनवाई हुई सिंध गवर्नमेंट थी माशाल्लाह। और हम अगर बात करें कि जैसे कि बहुत सारे सरकारी बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनका करोड़ों रुपए का सालाना बजट होता है, पर अनफॉर्चुनेट वहाँ पर हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ना वो डिसफंक्शनल है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट्स, हीमोफीलिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वो रेफर कर देते हैं। सही। प्राइवेट सेक्टर अफोर्डेबल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसकी अवेयरनेस, इसकी एडवोकेसी पे काम कर रहे हैं, साथ साथ हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर हीमोफीलिया सेंटर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हीमोफीलिया सेंटर कैसा होता है, और हम कैश फ्री विंडो पर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, पहले राहिल साहब यही है कि कभी भी कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही होती है कि उसकी अवेयरनेस हो और उसको एड्रेस किया जाए। उसके बाद आप उसमें जो है काम भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। लोग भी आपके साथ होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हमारे दूसरे मेहमान नासिर लोधी साहब। अक्सर मैं बिजनेसमैन और सियासतदान जो दोनों काम कर रहे होते हैं उनसे मैं ये सवाल तो कर ही लेती हूँ कि बिजनेस पहले किया है कि सियासत, लेकिन वैसे ही एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि बिजनेस और सियासत में, सियासत बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, बिजनेस सियासत को सपोर्ट कर रहा है? दोनों नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को नहीं कर रहे, फिर ये साथ साथ क्यों नजर आते हैं हमें? बेसिकली देखिए, मेरा बिजनेस इंजीनियरिंग बिजनेस है माशाल्लाह। एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ मैं। ठीक है। एनवायरनमेंट पे कंसल्टेंसी देते हैं हम, डिजाइन करके देते हैं, वाटर पोल्यूशन पे काम करते हैं। सही। और वो सारा का सारा प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ हम काम करते हैं, जहाँ पे वाटर रिसाइकल के प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। तो उसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। तो प्राइवेट सेक्टर ने जिससे पैसे खर्च करने हैं, उसने पूरी तरह से उसको कंपैरिजन बनाना है, कॉस्टिंग करनी है, सब कुछ करके उसने लेना है। उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, मैं किसी और पार्टी से हूँ। सही। तो लिहाजा मेरे बिजनेस का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि नुकसान है। ठीक है, पहले भी टाइम देना पड़ता है। नुकसान से मुराद ये होती है कि फिर थोड़ा सा टाइम पार्टी को देना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा बिजनेस सफर करता है। अच्छा, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब हम राहिल साहब से बात कर रहे थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आप तो बहुत ज्यादा ही खुश हुए होंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो इसके लिए इनिशिएटिव लिया। ये बहुत अच्छा काम हुआ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सिंध के अंदर हेल्थ के ऊपर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है। सिर्फ एक ये शोबा नहीं, अगर आप हार्ट डिजीज की बात करें तो उस पर आप देख लें, यानी आउट क्लास है। पाकिस्तान से बाहर से लोग आकर भी वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं और एक पैसा नहीं लगता, एक पैसा। मैं खुद मतलब मुझे हार्ट अटैक हुआ तो जो सबसे पहली फर्स्ट एड मैंने ली, वो जो कंटेनर रखे हुए पेन्स के, चेस्ट पेन के जो कंटेनर हैं, वो आप यकीन नहीं कर सकते कि उनकी इंपॉर्टेंस उस बंदे के लिए कितनी है जिससे हॉस्पिटल दूर है। ट्रू। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट आपको, फर्स्ट एड फौरी तौर पे आपको, जस्ट मैं निकला हूँ, मेरे घर से 3 मिनट की ड्राइव पे था, मैं गया हूँ और जाती उन्होंने मुझे जैसे ECG किया, और सुबह का टाइम था, फजर की नमाज पढ़ के मैं तिलावत कर रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम हुआ, और मैं उसी वक्त 3 मिनट के अंदर मैं वहां पहुंच गया हूँ। और कईयों बाद ब्रिज के नीचे कंटेनर रखा हुआ है, मेरे घर से बिल्कुल नजदीक है। तो मैं जाती वहां पे उन्होंने ट्रीट किया, और मैं इस पोजीशन में आ गया कि मैं हॉस्पिटल तक जा सकूं। और ये मेरी तरह सैकड़ों लोग हैं इस कराची में। ये ऐसा इनिशिएटिव है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल देखें जहाँ पे ट्रांसप्लांट, ये तो सेहत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन तालीमी मैदान में भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जा रहे हैं, और आपके हवाले से भी बड़ा हमने सुना था कि कुछ तालीमी मैदान में आप भी कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मैं IT में बेसिकली देखिए, मैं जिस एरिया कुरंगी लांडी, बहुत ही मतलब वो इलाका वो है जो अब तो हम कह सकते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है। मिडिल क्लास तो खत्म हो चुकी है इस मुल्क में। बिल्कुल। इस इन्फ्लेशन और इस महंगाई की वजह से मिडिल क्लास अब नहीं रही। अब वो लोग रह गए जो महंगाई से नीचे हैं या महंगाई की बिल्कुल लाइन पर हैं। तो मौजूदा हालात में जो मेरे जहन में बात ये है, वो ये है कि हर बंदा जब तक काम नहीं करेगा तो बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कंप्यूटर कोर्सेज तो आजकल सारी दुनिया करा रही है। आप देखें पूरी जमातें लगी हुई हैं इस पे, मतलब अरबों रुपए तो एडवर्टाइजमेंट भी लगा रही हैं, वो बनो और ये बनो, और हालांकि वो सब बने हुए लोग हैं। तो लेकिन मैंने जो इनिशिएटिव लिया वो सिर्फ इसलिए लिया कि मैं चाहता हूं, मैंने ई-कॉमर्स से शुरू किया और कोशिश कर रहा हूं बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा इस पे सिखाऊं मैं, ताकि मेरी बेटियां घर बैठकर अपने वालिदैन का सहारा बन सकें, बजाय इसके कि वो घर से बाहर निकले। अच्छा, सिर्फ फर्क मेरा और दूसरों का क्या है कि लोग तो एक कोर्स करा के सर्टिफिकेट देते हैं ना, हम पूरा उसको सेटअप बना कर देते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, जो कि 50-60 हज़ार रुपए का कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। बेहतरीन। उसके बाद उसको लैपटॉप लेकर देते हैं। बेहतरीन। उसके बाद उसको प्रोडक्ट हंट करके देते हैं,
और उस प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन तो बेहतरीन। ये एक बहुत मुख्तलिफ है। और इसके अलावा हम कोशिश करते हैं उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग, उनकी करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर भी काम करते हैं। मुख्तलिफ जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको बुलाते हैं, उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराते हैं। लांडी कुरंगी के बच्चे हैं जो बेचारे कभी सही तरीके से घर से निकले नहीं है, उनको हम बताते हैं कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, आपने कैसे रहना है, हमारा मजहब क्या कह रहा है, दीन क्या कह रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तिजारत की है तो कैसे की है, और अमानत है क्या। गुफ्तगू का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे। मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, 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 मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर तेरा हूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर तेरा हूँ, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद। मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान। मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम किचन कैसल की बात कर रहे थे, कंपटीशन की बात कर रहे थे, और कंपटीशन जो है ना अरसला आपने पूछा नहीं मुझसे, मैं समझ रहा था आप खुद मुझसे पूछेंगे कि अब जो 10 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो चुके हैं उनका क्या हुआ और बाइक किसको मिलेगी और जी वो जो ज्वेलरी है वो किसको मिलेगी। तो आज कॉम्पिटिशन जो है ना वो 10 लोगों का हो गया है, और वो भी हुआ है चॉकलेट अकेडमी में। लाइव कॉम्पिटिशन था, बड़ा मजा आया। और इस बारे में मेरे ख्याल से सैरिश से पूछ लेते हैं। सैरिश ज्यादा अच्छा बताएंगे। किचन जो है रौनक लगी है किचन में आज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सैरिश? बहुत अच्छी। मुकाबला करवा के कितनी खुशी हो रही है आपको? थकन भी हो गई है। अच्छा। और आज बहुत मजा आ गया क्योंकि जो हमारे फाइनलिस्ट टॉप 10 थे तो उनमें जो हमने कंपटीशन करवाया उनमें से हमने 5 सिलेक्ट किए। फिर उनमें से सारी बातें की आपने लेकिन माइक के बगैर। हाय हाय, किसी को आवाज ही नहीं मिली। दोबारा से बताइए। अच्छा, हमारा जो कंपटीशन हुआ था आज वो बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ क्योंकि हमने एक टास्क दिया था कि हमें आपका टाइम नोट करना है। ठीक है। हमने उनका टाइम नोट किया है और उनकी प्रेजेंटेशन नोट की है। तो उसमें से हमने कुछ सिलेक्ट किया है जिनका रिजल्ट जो है वो हम आपको कल बताएंगे कि कल हमने किसको सिलेक्ट। ये आपकी सस्पेंस रखने की आदत नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। आज भी नहीं बता रही। मैं तो लास्ट डे तक की रखूंगी। चले ठीक है। और हमारे जो कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, बहुत जबरदस्त बेहतरीन बनाया था। और रिजल्ट के लिए फिर वो इंतजार करेंगे कल का भी, और कल भी हमारा शो देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन था विनर, कौन जीता। शेफ हमारी पुलाव वाली शेफ, हमारी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हम सर्व भी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं चावल खिले खिले, खुशबू मजे की। ठीक है,
भाई दिखा रहे हैं हमारा कैमरा, बिल्कुल पुलाव है। शायद इसको किस किस के साथ खा सकते हैं वो भी थोड़ा सा बता दें। भाई आप रायते के साथ खाएं इसे, आप चटनी के साथ खाएं। पुलाव तो पुलाव हर सूरत अच्छी लगती है। एक होता है ना कोई डिश किसी चीज के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है, जैसे चना लाल के साथ क्या? मैं पुलाव लाल चटनी के साथ खाती लाल, क्या बात है। ठीक बनाएंगे आपने, इसलिए ही पूछा। बनाएंगे और इंशाल्लाह जब इस पे दीपक का तड़का लगता है मसालों का, तो बात ही पुलाव की अलग हो जाती है। सही। और इस पे अगर आप शाहीन का देसी घी का एक स्पून डाल दें तो इसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे फिर। चलिए सही है, हम इसको खाएंगे थोड़ी देर बाद जब खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। और वापस आ जाते हैं मेहमान गिरामी की तरफ। बिल्कुल जी, आ जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राहिल अहमद साहब, जो कि फाउंडर हैं, CEO हैं HWSK के साथ, और इसके साथ साथ पॉलिटिशियन पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं नासिर रहीम लोधी साहब। नासिर रहीम लोधी साहब, ज़ाहिर है बिजनेस की भी बात हो गई है, पॉलिटिशियन की भी बात हो गई है, हमें ये बताइएगा कि खास करके ज़ाहिर पॉलिटिशियंस बहुत सारे काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर का भी काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कराची के लिए क्या क्या काम कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लिए आपके सामने बेतहाशा काम, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मेयर कराची की अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्ट किया है। और आप देखें कि बहुत सारे टाउन जिसके चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वहाँ आप जाकर देखेंगे तो बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा। मैं अगर कुरंगी की एग्जांपल लूँ, जहाँ पर हमारे टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब हैं, तो आप देखें कि उस इलाके में जहाँ 40 साल से कभी पानी नहीं था, गलियाँ बर्बाद थी, सीवरेज का निज़ाम नहीं था, वहाँ बिल्कुल दुनिया तब्दील हो गई है। ठीक, पार्क बन रहे हैं, नए खवातीन के लिए पार्क बन रहे हैं, रोड्स, गलियां, सीवरेज, मतलब रात दिन काम हो रहा है वहाँ पर। जबरदस्त। मसला असल में ये है कि जो 40 साल में जितनी तेजी से आबादी बढ़ी, उस आबादी के लिए किसी ने भी किसी मास्टर प्लान पे काम नहीं किया, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया। जिस घर में 2 लोग रहते थे, आज वहाँ 20 लोग रहते हैं। अब हो रहे काम, अब उसको प्लान करने में टाइम लगेगा, वो जादू की छड़ी तो बार वो नहीं होती। बिल्कुल इजाजत का वक्त है, तो मैं चाहूंगी पहले आप ही अपना कोई पैगाम दे दीजिए अच्छा सा, फिर हम बाकी लोगों की तरफ बढ़ेंगे। रमजान की निस्बत से मेरा पैगाम तमाम लोगों से ये है कि अपनी जात से निकलकर सोचें, बेहतरीन। और पाकिस्तान है तो हम हैं। सही। हमारी सियासत, हमारी तिजारत, हमारी जो भी कुछ है पाकिस्तान से है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं है। बेहतरीन। ठीक है, लिहाजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पायदाबाद। ठीक हो गया। आप भी अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर कोई बात करना चाहें लोगों से तो कोई। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद, इस बीमारी की तकलीफ के बावजूद ये बहुत जानलेवा है, पर इसका इलाज दस्तयाब है। मैं मुखैर हज़रात से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस बीमारी का दस्तयाब इलाज अगर एक बच्चे को, उसके पेशेंट को मिल जाए तो बहुत सारे ख़ानदान, उनकी फैमिलियों को ज़हनी सुकून मिलेगा और बच्चे को इलाज मिलेगा। इलाज महंगा है पर नामुमकिन नहीं है। तो रमज़ान की ज़कात अतियात में आप अगर हीमोफीलिया जैसे अमराज को भी शामिल करेंगे तो कई ज़िंदगियाँ, कई घरानों में ज़हनी सुकून और अच्छी सेहत के साथ वो एक कारामद रुकन के तौर पर हीमोफीलिया पेशेंट अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ तामे रखो और तफरीक मत फैलाओ इसमें। तो पैगाम यही है कि उम्मत मुस्लिमा को एक होना चाहिए और इत्तेहाद की फ़िज़ा को कायम करना चाहिए। नाज़रीन कराम, वक्त हुआ इजाज़त का है। आज भी आपको हमने ना उम्मीद नहीं किया होगा, कल भी ज़िंदगी वक्त हालात में दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल। ताजदारे मदीना के जलवे, ताजदारे मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए हुए हैं, दूर रह कर वो कुर्बाशना है, दिल मदीना बनाए हुए हैं। मेरी औकात कुछ भी नहीं है, खुद मेरी
ज़ात कुछ भी नहीं है, मेरी औकात कुछ भी नहीं है, खुद मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है, मेरे सरकार का ये करम है। बात मेरी बनाए